वेलकम बैक टू द चैनल, जहाँ पर आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट चैप्टर की डिस्कशन। ये चैप्टर उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि अभी अभी क्लास 10th में अपेयर करने वाले हैं इस साल, जो कि 2016 में हो 2026 में होगा। 2026 के स्टूडेंट और फर्दर जो भी स्टूडेंट ये देखेंगे, जिनकी भी HSLC होगा और जो भी स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो देने वाले हैं, उनमें जो पॉलिटिकल सेक्शन है उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉट फॉर ओनली असम, बल्कि ये पूरे के पूरे देश के जितने भी छात्र हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी जिसमें भी पॉलिटिकल साइंस हो उसमें अगर वो अपेयर करना चाहे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस हिसाब से इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। हम बात करेंगे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, डेमोक्रेटिक फीचर्स के बारे में, उसके आइडल जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडल्स हैं, यानी जिस बेसिस पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उसके आइडल्स के बारे में समझेंगे। और जो भी फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसके भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया के बारे में भी और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की अलग पहलू है, जिसमें हम जानेंगे कि एक डेमोक्रेसी तो चलता है लेकिन वो एक फॉर्म में चलता है जो है पार्लियामेंट्री, यानी पार्लियामेंट में किस तरीके से चीज़ें होती है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हमें बताया गया है कि ब्रिटिश जो सब्जिक्यूशन है वो नियरली 2 सेंचुरीज तक चला, जहाँ पर इंडिया उनके कॉलोनी के अंदर था। 1757 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश हमें रूल किया करते थे और हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। और 1947 के 15 अगस्त में इंडिया ने खुद की जो फ्रीडम है वो अचीव कर ली थी खुद के दम पर। खुद के जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, गांधीयन जो भी प्रिंसिपल हैं उनके अकॉर्डिंग हमने जो फ्रीडम है वो अचीव कर ली थी, हमें जो इंडिपेंडेंस है वो अचीव कर ली थी। उसी के साथ साथ इंडिया बन चुका था दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक यानी गणतंत्र राज्य, जहाँ पर लोग शासन करते थे। और आपको एक पॉइंट अलग ही बता दूं कि जो यूएसए है, यूएसए दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक है, यानी यूएसए होगा ओल्डेस्ट और इंडिया होगा बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और यूएसए सबसे पुराना वाला डेमोक्रेसी। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी डेमोक्रेसी चल नहीं सकता और विदाउट डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन कभी होता ही नहीं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी एक ऐसे पहलू में खड़े हुए हैं कि दोनों के अस्तित्व जो है, दोनों की जो प्रेजेंस है, वही एक डेमोक्रेटिक, उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों की जो अस्तित्व है वो मेंटेन करके चलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है वो है एक राज्य को किस तरीके से अच्छी तरीके से चलाना है, उसके जो नागरिक हैं उनके जितने भी आशा है, एस्पिरेशंस है, एम्स है, उनको फुलफ़िल करना, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना। गवर्नमेंट कुछ ऐसा ना करे कि जिससे जो लोग हैं वो डिससेटिस्फाइड हों, यानी टोटली लोगों की जितने भी चीज़ें हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दी गई है। और 1947 में ये भी बात भी कहा गया है कि जो जनरल इलेक्शन 1947 इंग्लैंड में हुआ था, जो लेबर पार्टी जो गवर्नमेंट में आई थी, ये पार्टी है इंग्लैंड की, जो पार्टी गवर्नमेंट में आई थी, उनके अकॉर्डिंगली द लेबर पार्टी द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड फेल्ट दैट आउटमोस्ट नेसेसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट दैट इज़ इंडिया। इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के तहत कैबिनेट मिशन इंडिया में लाया गया था। कैबिनेट मिशन में बता दूँ, एक ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल, बेसिकली तीन ही थे। ठीक है, उन तीनों का नाम आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। वो तीन थे, वो आए मार्च 1947, इसलिए कि वो हमें बताए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की ज़रूरत है। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के साथ साथ इंडिया को तीन भागों में भी भाग कर दी, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। इसके बारे में मैं उतना ज़्यादा डीपली नहीं बोलूँगा, लेकिन है यह बता दूँ, जो ए होगा वो होगा मुस्लिम मेजॉरिटी, जो कि पाकिस्तान साइड का होगा। जो बी होगा वो बंगाल का होगा। और सी जो है वो असम, जो असम है, असम वो बंगाल के साथ लग दिया जाएगा। और बी जो है वो हिंदू मेजॉरिटी, यानी मद्रास, बॉम्बे और जितने भी हिंदू मेजॉरिटी वाला स्टेट्स थे उनको एक साथ किया जाएगा, यानी तीन भाग में भाग किया जाएगा पूरे इंडिया को। इसी से शुरू हुई थी हमारी जो राइट्स है, जो पार्टीशन की जितने भी दंगे थे, इसी से शुरू हुई थी। और कैबिनेट मिशन को इसीलिए ही कहा जाता है कि ये शुरुआत थी पार्टीशन की, क्योंकि इसके तहत हमारे जो इंडिया, पूरा जो यूनाइटेड इंडिया था, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, अखंड भारत में छेद किया गया था।
और इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंसाइट देने की ज़रूरत है क्योंकि बाद में जाके आप जब कैबिनेट मिशन पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें याद भी रहे। तो आइडियल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने ये अलग ही ऐड कर दिया है क्योंकि वो बुक्स में इतना ज़्यादा आपका डिफाइन नहीं है, वो एक लंबी स्टोरी है जिसके तहत आपको जाना है। लेकिन मैं बता दूँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि इससे क्या होगा कि आप आंसर जो लिखेंगे वो अच्छा हो जाएगा। और आपकी बुक्स में बहुत ज़्यादा लेंदी दी गई है, हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन ये जो मैंने पॉइंट आपको हाईलाइट करके दी है ये आपको देख लेना है, इसे आप सीख भी सकते हो, उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आइडियल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो आइडियल्स हैं वो देखने के लिए हमें प्रियम्बल ही ज़रूर काफ़ी है। अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को पढ़ेंगे उसमें कुछ सर्टेन वर्ड्स दी गई है, सर्टेन वर्ड्स, जो वर्ड्स ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर देता है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो ऐसा आईना है जिसे देखने के बाद हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बुक है तो ये बुक के अगर हम पहले जाएं तो इधर जो भी हमारा कंटेंट है, यानी ये जो जितने भी हमें चीज़ें मिली, ये जो कंटेंट है इसे देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो पहला पार्ट है ये पॉलिटिकल साइंस का होगा, दूसरा इकोनॉमिक्स होगा। अगर मैं ये इधर अगर ये मार्क आपको हटा दूँ तब भी आप बार्टर सिस्टम, एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम, मनी, ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये इकोनॉमिक वाला है। और इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, जो इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी चैप्टर्स आप देखोगे उसके देखने के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये पॉलिटिकल का है। इसी तरह अगर हम प्रियम्बल को देखें तो प्रियम्बल को देखने के बाद हमें ये तो पता चल जाता है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है, हमें ये क्या सिखाना चाहता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है हमारे जो इंडिया का हृदय है, क्योंकि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो इंडिया है वो नहीं रह सकता। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें सिखाता है हमें सॉवरेन रहना है, हमें सोशलिस्ट रहना है, हमें सेकुलर रहना है। जो कि लोग कहते हैं कि सेकुलर जो है वो जो आज की जो नैरेटिव है वो सेकुलर को बहुत ज़्यादा गंदा दिखाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक सेकुलरिज्म की बात की गई है, यानी हमें किसी भी धर्म को प्राधान्य नहीं देना है। उसके बाद डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ है उसे अपहोल्ड रखना है, रिपब्लिक वैल्यूज़ भी रखना है। कोई कोई लोग बोल सकता है कि जो रिपब्लिक है और डेमोक्रेटिक है वो एक ही है, लेकिन नहीं, उसमें बहुत थोड़ा एक डिफरेंस है। उसी के साथ साथ हमें जस्टिस भी देखना है, हमें लिबर्टी भी देखना है, हमें इक्वालिटी भी उसे रखना है। इक्वालिटी हमें स्टेटस भी देना है, अपॉर्चुनिटी भी देना है, हम बाद में उसे अच्छी तरीके से बात करेंगे। जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है ये हमने इस तरीके से रखा है क्योंकि देश को जब भी हम डिवाइड करेंगे तभी देश कमज़ोर होगा और कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैल्यू है वो कम जाएगा। इसलिए हमने फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया के सबसे बड़े रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फेस है वो मानी जाती है। आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो की आइडियल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल है सॉवरेंटी। अब सॉवरेंटी को इस तरीके से मानो कि हमारा जो देश है, अगर माने ये हमारा देश है तो बाहर से या फिर अंदर किसी भी तरीके की जो डिस्प्यूट्स है उससे हम कंट्रोल्ड नहीं होंगे। यानी कोई भी हमारे गवर्नमेंट को, हमारे देश को कोई और नहीं आके चलाएगा, यानी कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर कोई हमें बाहर से बोले कि हम तुम्हारे इधर वॉर शुरू कर देंगे और कोई भी अगर गवर्नमेंट उनकी बात सुन ले तो ये हमारे सॉवरेंटी के खिलाफ होगा। तब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डिफेंस में उनके साथ युद्ध कर सकते हैं, वॉर कर सकते हैं। सॉवरेंटी एक ऐसा पावर है जो कि हमें फ्री रखता है एक्सटर्नल और इंटरनल जितने भी इन्फ्लुएंस हैं उससे। यानी वी इंडियन आर सफिशिएंट फॉर अस, हम अपने लिए काफ़ी है और कोई भी आके हमें उनके अकॉर्डिंग नहीं चला सकता। और हमारे जो अथॉरिटी है उनकी डिसीजन मेकिंग में कोई भी आके उसे बदल नहीं सकता। डिसीजन मेकिंग पावर इंडिया के ही हाथ में रहना चाहिए। सोशलिज्म, उसके बाद सोशलिज्म जो फीचर है वो ये रखता है कि हमें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी सोसाइटी या फिर कंट्री के अंदर रखना है, हमें रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी। और जो सोसाइटी के अंदर जो स्टेटस है, इंडिया में किसी भी तरीके के स्टेटस को प्रमोट नहीं किया गया है। हमने ये कहा है कि हम सोशलिज्म की वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेंगे जिससे प्रमोट सोशल होगा और इकोनॉमी प्रमोट सोशल जस्टिस होगा और इकोनॉमिक जो इक्वालिटीज़ है वो समाज में स्थित रहेगा। उसके बाद सेक्युलरिज्म, इंडिया किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता और किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली सपोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि गवर्नमेंट जो है आजकल के वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से दिखाता है, जो ये इंटरप्रिएट करना चाहता है कि जो रिलीजन है
वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत ज़्यादा वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। वो दिखानी चाहती है कि और भी रिलीजन है, दे आर नॉट दैट वैल्यूड फॉर अस। सो ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें ये सिखाता है कि सेकुलर रहना है। और कोई भी अगर आपको सेकुलरिज्म के बाद में अगर कोई ताना मारे, तो आप समझ लेना कि वो एंटी नेशनल है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझता। सेकुलरिज्म की क्या कहता है कि जितने भी रिलीजन हैं उन्हें हमें इक्वली ट्रीट करना है। इंडिविजुअल के पास फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसके तहत वो अपने जो फेथ है, जो रिलीजन है, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीसफुली प्रोपोगेट कर सकते हैं। लेकिन वो कभी भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे जो रिलीजियस मैटर्स हैं उनमें इन्वॉल्व होना होगा, ये करना होगा। यानी किसी को अगर कोई एथियस्ट रहना चाहता है, उसे एथियस्ट रहने की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर कोई हिंदुज़म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और जितने भी तरीके के, इवन जूइश, अगर जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में, जितने भी माइनॉरिटी, जितने भी धर्म है, रिलीजन है, उनको भी अपने रिलीजन अफेयर्स में कोई भी मुदाखलत नहीं करेगा। कोई भी उन्हें उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं करेगा कि आप रिलीजियस अफेयर्स इंडिया के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा। यानी ट्रीट इस तरीके से करेगा, किसी को भी हम मतलब अगर जब जब तक वो समाज में कोई अराजकता नहीं फैलाते, तब तक हम उन्हें किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं दे सकते। सेकुलरिज्म के बाद हमारे पास आता है डेमोक्रेसी, जो कि सभी जानते हैं डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट को जो बनाने में जो पावर इन्वॉल्व होते हैं वो हमेशा पीपल ही होंगे। पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, और जो लोग हैं वो अकाउंटेबल सेट करेंगे गवर्नमेंट को। यानी गवर्नमेंट हमेशा जो पीपल्स है, पीपल के सामने यानी लोगों के सामने वो अकाउंटेबल रहेगा। यानी गवर्नमेंट को हमेशा जवाब देना पड़ेगा लोगों को। और गवर्नमेंट का जो सुप्रीम पावर होगा, जो सोर्स ऑफ पावर होगा, वही पीपल होगा। एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको ही पता होगा, ये गवर्नमेंट के लिए होगा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों से ही, लोगों के लिए एंड लोगों के लिए, ठीक है। लोगों के साथ ही शुरू होगा गवर्नमेंट और लोगों के साथ ही ख़त्म होगा। जो गवर्नमेंट का हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा वो होगा लोगों को अ, वो करना। हाईएस्ट प्रायोरिटी रही यही रहता है कि लोगों को हमेशा सेटिस्फाइड रखना। उसके बाद रिपब्लिक है। रिपब्लिक क्या है? इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड, यानी इंडिया का जो स्टेट का जो हेड है, फर्स्ट सिटीजन, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन हम प्रेसिडेंट को कहते हैं। फर्स्ट सिटीजन जो होगा वो इलेक्टेड होगा, ठीक है। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा यानी प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होगा। ना कि वो किसी भी जो एक सिस्टम पे होता है कि यानी बाप, अगर बाप राजा हो तो बाप के जो बेटे हैं यानी प्रिंसेस, ये सिस्टम नहीं चलेगा। जो कि बहुत सारे स्टेट्स, बहुत ज़्यादा वो और भी बहुत ज़्यादा स्टेट्स में चलते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है वो हमेशा इलेक्टेड होंगे, ना कि हेरिडेटरी, यानी एक वो कह सकते हो कि ख़ानदान में, अगर ख़ानदान वाइज, ठीक है, ख़ानदान वाइज नहीं चलेगा। एक जो राजा का बेटा राजा ही होगा, इस तरीके से हम फॉलो नहीं करते। हम करते ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं, उन्हें पीपल के द्वारा एक इनडायरेक्टली हम उन्हें इलेक्ट किया करते हैं। जस्टिस, उसके बाद जस्टिस जो है वो सिर्फ हमें कोर्ट में नहीं, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं, हमें बहुत सारे डायमेंशन में हमें जस्टिस मिलेगा। उनमें से डायमेंशन की बात करें, सोशल यानी समाज में, इकोनॉमिक्स यानी अर्थनीति में, और पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमें जस्टिस मिलेगा। यानी हर वर्ग के लोग समाज में सुंदर और सुशील तरीके से रहें, और जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होगा बिजनेस करने का, जॉब करने का, उनके टैक्स देने का। और भी टैक्स तो देना हर कोई नहीं चाहता, लेकिन जो टैक्स देने की जो बात है वो सिटीज़न जो टैक्स देते हैं वो अच्छे सिटीजन्स होते हैं। और टैक्स में इनइक्वालिटी भी नहीं हो सकता। यानी कोई अगर उद्योगपति होगा वो कम देगा, और जो गरीब होगा वो ज़्यादा देगा। इस तरीके से इनजस्टिस नहीं हो सकता। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी वोट करने का या फिर कॉन्टेक्स्ट करने का जो अपॉर्चुनिटी है, वो हर वर्ग के हर लोगों के पास होता है। कोई भी उन्हें डिनाई नहीं कर सकता कि आप इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, ये वो, ठीक है। उसके बाद इंश्योर फेयरनेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, रिमूविंग सोशल बैरियर्स, प्रमोटिंग इकोनॉमिक बैलेंस एंड इनेबलिंग पॉलिटिकल राइट्स, हमने ये बात कर ली है। लिबर्टी, लिबर्टी किस में? थॉट में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, फेथ में एंड वर्शिप में। लिबर्टी किस में मिलेगा? आपके जो अंदर की चिंता है उसमें कोई भी आपको बाधा नहीं दे सकता। अगर आप आपके अंदर ही रखते हो, आप जब उसे एक्सप्रेस करोगे या फिर किसी भी आइडिया को एक्सप्रेस करोगे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो सकता है या फिर किसी भी जो सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ हो सकता है, तब आपको कोई भी
हार्म नहीं पहुंचा सकता। अगर आप किसी और को हार्म ना पहुंचाएं, यानी आपके जो एक्सप्रेशंस है उसी से उससे अगर कोई और अगर हार्म होता है, तब वो लिबर्टी आपकी नहीं किसी और के लिबर्टी को हनन होता है, तब गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है। उसके बाद आपकी जो बिलीफ है, आपकी जो मान्यता है, आपकी जो वर्शिप है, उसको कोई भी आके डिनाई नहीं कर सकता। सभी जो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको उस चीज़ में लिबर्टी देता है, वो आपको इंश्योर करता है कि आप अपनी वर्शिप, अपने फेथ और अपने बिलीफ को प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद सिटीजन हैव अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट और एनी अदर ग्रुप। इक्वालिटी है, इक्वालिटी क्या है? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में हर एक स्टेज में हमें इक्वालिटी मिलेगा, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल है। आप कह सकते हो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कहा गया है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन और एट्सेट्रा, जो भी कह सकते हो। उसके बाद फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इन यूनाइट इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, प्रमोट ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड इंश्योरिंग नेशनल यूनिटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी। जो हमारे जो कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनके अंदर ब्रदरहुड को जन्म देना, उनके अंदर जो हमें एक यूनाइटेड वैल्यूज़ है उसे डेवलप करना, और कोई भी हमें आके तोड़ नहीं सके, क्योंकि हमने ब्रिटिशर से जितने भी जो आज़ादी लेने की जो प्रोसेस है उसे यही सीखा है कि जब भी हम बांटते हैं तब भी हम वो जो पावर है उसे भी बांट देते हैं। इस तरीके से कोई और आके हमारी जो फ़ायदा है वो फ़ायदा उठा लेता है उस डिस्क्रिमिनेशन से। सो इंडिया के अंदर, इंडिया के सिटीजन्स के अंदर ब्रदरहुड, नेशनल यूनिटी और इंडिविजुअल डिग्निटी, यानी जो एक व्यक्ति की जो इतने भी सम्मान है उसकी जो डिग्निटी है उसे इंश्योर करके हमें ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड डेवलप करना है। ये आपको इधर मिलेगा आइडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगर आप ये पढ़ोगे तब वो समझ में आएगा। तो हम डायरेक्टली जाते हैं, और इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट है जिसे हमें डिस्कस भी करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने प्रियम्बल में एक चीज़ आपको नहीं बोली, कि इसमें जो बोल्ड लेटर में वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा गया है, यानी हम भारत के नागरिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो वी है ये पूरा एक बहुत बड़ी एक चीज़ है। क्योंकि जब राइटर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स थे, उन्होंने एक चीज़ बहुत सुंदर से कही कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने नहीं लिखा, ये कोई भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल ने नहीं लिखा, ये भारत के सिटीजन्स ने लिखा है। ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे वो ये नहीं सोचेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी और ने लिखा है, वो यही सोचेंगे और यही मानेंगे। और आज भी हम मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लोगों ने ही लिखा, हमारे लिए लिखा, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा है, विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो कहा गया है, इस लाइन से यही समझाया गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के ही लोगों का है। Having solemnly resolved the Constitution into a sovereign, socialist, secular, democratic and to secure all its citizen, हमने यही इसलिए लिया है कि हमारे अंदर की जो सॉवरेंटी है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, सेकुलरिज्म है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है और रिपब्लिक, और जितने भी सिटीजन हैं उन सबको सेफ और सिक्योर रखने के लिए हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद को ही दिया है, खुद को ही अर्पण किया है। उसके बाद जस्टिस कहाँ पर? इकोनॉमी, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में दिया देने के लिए। लिबर्टी किस में? थॉट्स में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, फेथ में एंड वर्शिप में। और इक्वालिटी किस में? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में। एंड प्रोमोट अमॉन्ग दम ऑल, हम सब के अंदर। ठीक है। फ्रेटर्निटी इंश्योरिंग डिग्निटी एंड द इंडिविजुअल यूनाइटेड इंटीग्रिटी, हमने ये पढ़ लिया है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 में नवंबर 1949 टू है बाई अडॉप्टेड एंड इनैक्ट गिव एंड आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन अर्पण की है और हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। इसी बात से ही ये जो प्रियम्बल की जो वैल्यूज़ हैं, आइडल्स है, वो ख़त्म होता है। आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि पार्ट 2 आपको चाहिए या फिर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे पार्ट को अपलोड करें तब हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।